हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे प्राणी जगत एनिमल किंगडम के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे संघ पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम पोरीफेरा का नाम पोरीफेरा क्यों पढ़ा है, तो इसके नाम में जो पोरी शब्द है उसका मतलब होता है पोर। पोर का मतलब होता है होल, ठीक है, यानी छिद्र, छिद्र होता है। और फेरा का मतलब होता है टू बियर, यानी धारण करना, यानी छिद्रों को धारण करने वाला जंतु। ऐसा एनिमल जिसमें बहुत सारे होल होते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, असंख्य, ठीक है। इसी वजह से ही इनको कहा जाता है स्पंज। स्पंज के जैसा होता है ये, ठीक है। तो इनको हम स्पंज भी कह देते हैं। सबसे पहले कि ये पाए कहाँ जाते हैं, ये होते कहाँ पर है, तो ये समुद्री जीव है, समुद्र में पाए जाते हैं। जो मेराइन वाटर है उसमें मिलते हैं। और जो चट्टानें होती है नीचे की, वहाँ पर ये चिपके हुए रहते हैं, यानी स्थानबद्ध होते हैं। ये जहाँ पर एक बार जन्म लेते हैं तो वहीं चिपके रहते हैं जीवन पर्यंत, ये गति नहीं कर सकते। जैसे पौधे, पेड़ पौधे होते हैं, वैसे ही ये होते हैं। दिखने में तो ये लगते हैं पेड़ पौधे जैसे, लेकिन होते जंतु है, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति में, इनमें कोशिका है, उनमें कोशिका भित्ति, सेल वाल नहीं पाई जाती। कंप्लीट है। और दूसरा, ये विषमपोषी होते हैं। कंप्लीट है। अब इनमें देखते हैं कि कोशिक, इनमें जो संगठन होता है, शारीरिक संगठन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो कोशिकीय स्तर तक का ही होता है। यानी इसमें बहुत सारी कोशिकाएं ही पाई जाएगी, उत्तक इसके अंदर नहीं पाए जाते। नेक्स्ट ये होता है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब इसके अंदर एक्टोड्रम होगा, एक्टोड्रम होगा और एंडोड्रम होगी। दो ही लेयर इनके अंदर प्रेजेंट होती है, भ्रूणीय स्तर प्रेजेंट होते हैं। मेजोड्रम इनके अंदर नहीं पाया जाता। तो इनके शरीर के अंदर भी देखते हैं तो हमें इनमें दो लेयर हमें देखने को मिलती है। एक बाहर की साइड की लेयर है और एक अंदर की साइड की लेयर है। बीच में जो ग्रीन कलर का है वो इसमें स्तर नहीं होता, वो क्या है अभी बता दूंगा आपको। तो देखिए, बाहर की साइड की जो लेयर है उसको हम कहते हैं पिनेकोड्रम, ठीक है। इंग्लिश का नाम भी यही है, पिनेकोड्रम। कंप्लीट है। ये जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनको हम कहते हैं पिनेकोसाइट। साइट यानी कोशिकाएं, मैं बता चुका हूँ ये आपको, यानी उनका नाम हो गया पिनेकोसाइट। और जो अंदर की जो लेयर है, जो मैंने ब्लू कलर से दिखाई है, इसका नाम होता है कोएनोड्रम। कोएनोड्रम। और ये किनसे मिलकर बनी रहेगी, इनकी जो कोशिकाएं होगी उनका नाम हो जाएगा कोएनोसाइट। कोएनोसाइट, जिनको दूसरा नाम हम कह सकते हैं कोलर कोशिकाएं, कोलर सेल भी कह सकते हैं। इनका नाम हो जाएगा दूसरा कोलर कोशिकाएं, कोलर सेल। जो अंदर की जो भाग है, अंदर का, सबसे अंदर का, इसका नाम होता है स्पंज गुहा। स्पंज गुहा, स्पंजोशील, उसको ये कवर करती है, चारों तरफ से इसको कवर करेगी। कौन से, जो कोएनोसाइट है, कोलर कोशिकाएं हैं, इनको कवर करने का काम करती है। कंप्लीट है। तो इनमें इस तरह का दो लेयर होगी। इनके बीच में क्या होता है, जो मेसोड्रम होता है वो इनके अंदर नहीं पाया जाता, और न ही इनके अंदर यहाँ पर कोई गुहा पाई जाती है। यानी ये कैसे होते हैं, एशिलोमेट होते हैं, यानी अगुहीय होते हैं, इनमें शिलोम नहीं पाई जाती। जो जिनका सिलोम बनना था, जो खाली जगह होती है जहाँ से सिलोम बनना था, वहाँ पर इनके अंदर एक संरचना पाई जाती है, उसका नाम होता है मिसोग्लिया, या मीजोग्लिया भी कह सकते हो। इसका इंग्लिश में नाम यह होता है, देखें तो ये मिसोग्लिया या मीजोग्लिया दोनों नाम मिल जाता है किताबों में आपको। तो ये उस गुहा के अंदर भर जाती है, इस वजह से इनके अंदर गुहा नहीं पाई जाती, ये एशिलोमेट होते हैं। इस गुहा में स्पेसिफिक सेल्स होती है, कुछ स्पेशल कोशिकाएं पाई जाती है, जिनका नाम होता है अमीबोसाइट कोशिकाएं। अमीबोसाइट कोशिकाएं। और ये अलग अलग प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है, इनमें से हम कुछ देख लेते हैं। किन्हीं को हम कहते हैं आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट। कुछ कोशिकाएं हैं उनको हम कहते हैं क्रोमोसाइट। क्रोमोसाइट। और कुछ कोशिकाएं हैं उनको कहते हैं कोलेनोसाइट। कोलेनोसाइट। तो ये इनके अंदर यहाँ पर पाई जाती है। जो मीजोग्लिया है उसके अंदर ये कोशिकाएं उपस्थित होती है, प्रेजेंट होगी। कंप्लीट है। ओके, तो ये हो गया एशिलोमेट। इनके अंदर पाया जाता है नाल तंत्र। नाल तंत्र का मतलब क्या होता है, इसके शरीर पर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसी वजह से इसका नाम हमने बोला था पोरीफेरा है। तो इन छिद्रों को हम कहते हैं ओस्टिया। इन छिद्रों का नाम होता है ओस्टिया।
इन होल का नाम है, इंग्लिश का नाम भी यही है, ओस्टिया। अब क्या होता है, इस ओस्टिया से जो भोजन है वो पानी है के साथ में अंदर जाता है ऐसे, फिर वो खुलता है किसके अंदर, स्पंज गुहा के अंदर खुलता है। फिर स्पंज गुहा ऊपर एक बड़े छिद्र में खुलती है, यहाँ पर बड़ा छिद्र है, इस छिद्र का नाम होता है ओस्कुलम। ठीक है, इसका नाम हो गया ओस्कुलम। तो इनके अंदर भोजन कैसे प्राप्त करेगा, ये जो भोजन है यानी सूक्ष्म जीव होते हैं ना, एक कोशिकीय जीव, जैसे युगलिना हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, या कोई जीवाणु हो गए, ये सब पानी के साथ में बहकर इसके शरीर में यहाँ पर चले जाते हैं, स्पंज गुहा में चले जाते हैं। फिर स्पंज गुहा में इनका क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लिया जाता है, उनको शरीर कोशिका के अंदर ले लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं ये कोशिका है और इसके पास में कोई भोजन आया है, तो ये भोजन को कोशिका के अंदर ले लेते हैं, फिर उसका पाचन कर दिया जाता है। इसको हम कहते हैं अंतरा कोशिकीय पाचन। अंतरा कोशिकीय पाचन यानी हम बोल देते हैं इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, इनके अंदर कोई पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो अंग भी नहीं है, उत्तक भी नहीं है, तो अंग तंत्र तो होने का सवाल ही नहीं होता। तो इनके अंदर क्या होता है, अंतराकोशिकीय पाचन हो गया। अगर बात करें इनमें श्वसन कैसे होता है, तो श्वसन नॉर्मल जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है उसको ये काम में लेते हैं, और किस प्रक्रिया द्वारा काम में ले लेंगे, श्वसन की प्रक्रिया होगी विशरण प्रक्रिया, डिफ्यूजन के द्वारा ये काम में लेते हैं। डिफ्यूजन का होता है मतलब कि कोई भी पदार्थ है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, कंप्लीट है, उसको हम कहते हैं विशरण। इनके अलावा बात कर लेते हैं इनमें उत्सर्जन कैसे होता है। तो उत्सर्जी पदार्थों को ये कोशिकाएं हैं ये यहाँ डाल देती है, इस गुहा में डाल देती है, और गुहा के द्वारा फिर ओस्कुलम से वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसके अंदर इस प्रकार से उत्सर्जन भी होता है। तो उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट अंग इसके अंदर नहीं पाए जाएंगे, कंप्लीट है। तो ये हो गया इनके अंदर उत्सर्जन कैसे होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि इनके अंदर कंकाल भी पाया जाता है, यानी स्केलेटन भी पाया जाता है, वो भी कौन सा होता है, अंतः कंकाल। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं एंडोस्केलेटन, क्योंकि आपको पता है ये कोशिकाओं से बना होता है, कोशिकाएं काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो इसको सीधा इस तरह खड़ा रखने का काम कौन करेगा, कंकाल होगा, उसी वजह से खड़ा रह पाएगा। तो इनके शरीर में इस तरह कंकाल पाया जाता है जगह जगह पर ऐसे, ठीक है, कांटों के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर ऐसे पाया जा रहा है, ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके, तो इनका जो कंकाल है वो किनके वजह से बना होता है, दो चीज़ें उसमें काम आती है। कुछ के अंदर तो पाई जाती है कंटिकाएँ, कंटिकाएँ या हम कह देते हैं स्पाइक्यूल्स, इनमें पाई जाती है, और किसी के अंदर इनमें पाए जाते हैं तंतु, एक स्पॉन्जिन तंतु। स्पॉन्जिन एक प्रोटीन है, उससे बने हुए तंतु होते हैं। ठीक है, यानी हम बोल देंगे उनमें होते हैं स्पॉन्जिन फाइबर। ठीक है, तो कंकाल इनमें दो टाइप से हो सकता है, या तो बना होगा किसका, कंटिकाओं का, और दूसरा बना होता है स्पॉन्जिन तंतुओं का। जो कंटिकाओं का बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, CaCO3 से, और जो स्पॉन्जिन तंतु है ये प्रोटीन से बना होता है। तो अगर मान लेते हैं इसमें कंकाल से बना हुआ है, कंकाल भी कौन सा, कंटिकाओं वाला, स्पाइक्यूल्स वाला, तो यह थोड़ा हार्ड होगा, और अगर ये स्पॉन्जिन तंतु से बना है तो ये सॉफ्ट होगा, यानी स्पंज है ये सॉफ्ट इतना रहेगा कि हम अपनी बॉडी पर इसको रगड़ सकते हैं। ठीक है, किससे बना हुआ रहेगा, अगर स्पॉन्जिन से बना है तो। लेकिन अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना है तो इसमें हम अपनी बॉडी पर नहीं रगड़ सकते, बीच बीच में हमें कांटे से चुभेंगे, जैसे हम बोल सकते हैं जो बर्तन धोने के लिए हम फोम काम में लेते हैं उसके जैसा रहेगा फिर ये, कंप्लीट है। तो ये हो गया इसके कंकाल के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि इनमें जनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन है ये कैसे होगा। तो अब हम इनमें जो जनन है, रिप्रोडक्शन है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो स्पंज होते हैं, जो पोरीफेरा है, इसमें जो अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये भी होता है, और इनके अंदर लैंगिक जनन भी होता है, यानी हम बोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये दोनों का दोनों रिप्रोडक्शन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो अलैंगिक जनन के रूप में इनमें पाया जाता है पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन, जिसको हम बोल देते हैं रीजेनरेशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर स्पंज है उसको हमने काट दिया यहाँ से, तो कटा हुआ भाग है वो नया संतति बना लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पर एक स्पंज उगा हुआ था ऐसे,
ठीक है। अगर हमने इसको ऐसे काट दिया है और कटा हुआ भाग यहाँ गिर गया है तो यहाँ से एक नया स्पंज बन जाएगा, ठीक है, और ये जो कटा हुआ भाग है ये वापस नया बन जाएगा। तो ये दो अब जीव हो चुके हैं, तो अपनी संख्या इस तरह बढ़ाते हैं तो इनमें पुनरुद्भवन पाया जाता है। लैंगिक जनन में ये कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं, यानी नर जननांग भी इसी के अंदर होता है, ठीक है, इसी के अंदर ही नर जननांग है, ये नर ही है और ये ही मादा होते हैं। लेकिन इनमें कोई विशिष्ट जननांग नहीं होते क्योंकि इनमें तो अंग होने की संभावना ही नहीं है, कोशिकाएं ही हैं केवल, यानी इसके अंदर कोई जनद नहीं होते, जननांग नहीं होते। इनमें गोनाड्स जिनको हम कहते हैं ये अब्सेंट होते हैं, ये अब्सेंट है, याद रखना है। ये उभयलिंगी है, यानी नर और मादा एक में ही होते हैं, जिसको हम बोल देते हैं हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट कह देते हैं। अब इनमें निषेचन कैसे होता है? तो देखिए यहाँ पर जैसे ये हमारे पास दो अलग अलग स्पंज थे, एक इन, ठीक है, इनमें नर भी, इसी में मादा, इसी में नर है, इसमें मादा है। तो ये क्या करते हैं? शुक्राणु बनाते हैं। ये शुक्राणु ऐसे गति करते हुए इसके अंदर इसके शुक्राणु पहुंच जाएंगे, ये शुक्राणु बनाएगा तो इसके शुक्राणु जैसे इधर गति करते हुए इसके पास पहुंच जाएंगे। तो ये अपने खुद के ही अंडाणु शुक्राणु काम में नहीं लेते, अदला बदली करते हैं। कंप्लीट है। तो अब क्या हो जाएगा? इनमें निषेचन होगा। आपको पता है जो शुक्राणु है और जो अंडाणु होते हैं, ठीक है, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट है, स्पर्म और ओवम है, आपस में जुड़कर युग्मनज बनाते हैं तो अवस्था में, जिसको हम बोल देते हैं जाइगोट, युग्मनज। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो युग्मनज बनाते हैं। तो युग्मनज कहाँ हो रहा है? इसकी गुहा के अंदर ये बन रहा है। तो इसका मतलब इनमें निषेचन जो होता है, यानी हम बोल देते हैं इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आंतरिक होता है, इसके शरीर के अंदर होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें प्रेजेंट होगा। कंप्लीट है। ये तो हो गया पहला हमारे पास टॉपिक। दूसरा हो गया इनमें निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन के बाद में इनमें जो इनसे युग्मनज बना, जाइगोट बना, उनसे पहले जो जीव बनेंगे ना वो अलग टाइप के ही जीव बनेंगे, फिर ये विकसित होकर ये ऐसे बना लेते हैं। तो अलग टाइप के जो बीच में बनते हैं ना उनको हम कहते हैं लार्वा, ठीक है। तो जिनमें लार्वा बनता है उसको हम कहते हैं परिवर्धन होना, भ्रूण का परिवर्धन होना, यानी डेवलपमेंट होना, डेवलपमेंट होना। तो भ्रूण का इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होगा, यानी हम बोल देते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनके अंदर होता है। इसका मतलब बीच में कुछ बनेगा, डायरेक्ट नहीं होता। जैसे अपनी बात करते हैं, मानव है, ठीक है, मानव है, तो मानव की जो संतति होगी वो डायरेक्ट मानव जैसी ही बन जाती है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं मच्छर की, मच्छर में क्या होता है? मच्छर की जो संतति होती है ना, जब अंडे देता है, अंडों से संतति निकलती है, ये कीड़े जैसी दिखती है, ये दिखने में कीड़े जैसी होती है। आपने कभी पानी में देखा होगा, पानी खट्टा रहता है तो उसमें काले रंग के छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं जो हिलते रहते हैं ऐसे, तो वो मच्छर के लार्वा होते हैं, ठीक है। फिर इनसे मच्छर बनता है। तो डायरेक्ट मच्छर से मच्छर उत्पन्न नहीं हुआ, बीच में कुछ एक अलग स्टेज बनी। इसी तरह अगर बात कर रहे हैं जैसे आपने तितली है, तितली के बारे में देखा होगा, तितली के जो अंडे हैं उनसे डायरेक्ट तितली नहीं बनती, कैटरपिलर बनता है, कीड़े जैसा कुछ बनेगा जिसको हम कहते हैं कैटरपिलर, फिर ये विकसित होकर तितली बना लेता है, ठीक है। तो मानव में जो परिवर्तन हो रहा है ये कैसा हो रहा है? डायरेक्ट बन रहे हैं तो हम बोल देंगे प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लेकिन इनमें क्या होता है? ये जो स्टडी बीच में स्टेज बन रही है ये कहलाती है इनकी लार्वा स्टेज। तो इनके अंदर भी लार्वा बनेगा। अब इनमें जो लार्वा बनेगा उसका नाम क्या होता है? उसका नाम भी आपको याद रखना है। उनका नाम होता है एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर होता है पेरेनकाइमूला, पेरेनकाइमूला। तो जो हमारे पास स्पंज है उसमें एम्फीब्लास्टुला और पेरेनकाइमूला नामक दो लार्वा बनेंगे। कंप्लीट है। तो ये हो गया इनमें परिवर्तन। अब हम देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। अब हम जो स्पंज है पोरीफेरा संघ है उनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल है उसका नाम होता है शाइकोन, ठीक है। जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है ये शाइकोन का है और इसके अंदर क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए कंकाल पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंटक पाया जाता है, इसका नाम होता है साइकोन। नेक्स्ट हमारे पास है यूप्लेक्टेला, ठीक है। ये भी एक स्पंज है, ठीक है। आपको देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं वीनस की पुष्प मंजूषा, पुष्प मंजूषा इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? पुष्प मंजूषा का मतलब हो गया फ्लावर बास्केट, यानी फूलों की टोकरी,
तो हम इसको कह देते हैं फ्लावर बास्केट, फूलों की टोकरी ऑफ वीनस। वीनस क्या है पहले ये समझो। वीनस कई जगह पर आपको ये नाम मिलता है। वीनस का अर्थ होता है प्यार की देवी। वीनस का मतलब है प्यार की देवी। जो ग्रीक लैंग्वेज वाले हैं यानी यूनान जिसको हम कहते हैं, जहाँ का अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर जो था यानी सिकंदर महान जहाँ का राजा था, वहाँ के लोग है ना अलग अलग देवता मानते हैं। जैसे एक होता है ज्यूस बोलकर, वो उनके आपने ये हॉलीवुड फिल्मों में इनमें नाम सुना होगा। तो ज्यूस होता है ये, तो क्या होता है उनमें युद्ध का देवता है। तो वैसे ही वीनस की एक देवी वीनस है, वो क्या है उनकी प्यार की देवी है। गोडेश ऑफ लव है उनको हम कहते हैं, गोडेश ऑफ लव। ठीक है। तो उसकी ये क्या है, फूलों की टोकरी है। कितनी खूबसूरत देखने में दिख रहे हैं ये सब, लेकिन ये सब जंतु है। ये सब जंतु है, ये ध्यान रखना, ये पादप नहीं है। ये पानी में नीचे गहराई में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यू स्पोंजिया। तो देखो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये यू स्पोंजिया है। और इस यू स्पोंजिया का उपयोग किया जाता है बाथ स्पंज के रूप में। इसको हम क्या कह सकते हैं, बाथ स्पंज कह सकते हैं। यानी नहाते वक्त है ना, अपने शरीर को रगड़ना है तो रगड़ने के लिए इसका काम में लिया जाता है। काफी सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होगा इसका मतलब इसमें कौन से तंतु हो गए, इनके अंदर स्पोंजिन तंतु है, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट के कंटक है। स्पोंजिन फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पोंजिला। स्पोंजिला ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पोंजिला है। ये भी जंतु है। दिखता कैसा है, पादप जैसा, लेकिन ये जंतु है। और इसको हम कहते हैं स्वच्छ जलीय स्पंज। ये स्वच्छ जल में उग सकता है, फ्रेश वाटर स्पंज भी हम कह सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर स्पंज हम इसको कहेंगे, स्वच्छ जलीय स्पंज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है केलाइना। ठीक है, कई किताबों में नाम मिल जाएगा चेलाइना। ठीक है, दोनों एक ही है, ये केलाइना ही पढ़ा जाता है, सही नाम है। तो देखो ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें छोटे छोटे छिद्र ओस्टिया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये केलाइना की, इसके लिए इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इसको कहा जाता है मरमेड्स के दस्ताने। मरमेड्स के दस्ताने कहते हैं, मरमेड्स कहते हैं हम जल परी। जल की जो परी होती है, जल परी नाम सुना होगा, उसको मरमेड कहते हैं। तो जल परी के ये दस्ताने हैं, ऐसे मान्यता है। ऐसे होते नहीं है, लेकिन ये एक मान्यता है कि उसके दस्ताने हैं, ग्लोव्स है उसके।